अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। जहां पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 ने अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है, वहीं पे पाकिस्तान के अंदर भी हमारे कोई काफ़ी चीज़ों के अंदर जो है इसके असरात मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी जानिब बात करें कि जिस तरीके से हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल लेवल के ऊपर और सूबाई लेवल्स के ऊपर जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक के हमें अख्तिलाफ तो दिख रहा है, मगर वहीं पर हम दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर हमें खातिर खा जो है वो कलेक्शन हमारे को होती हुई दिखाई दी है। पाकिस्तान का इनिशियल लेवल्स के ऊपर जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया था वो तकरीबन 5.5 ट्रिलियन रुपीस का रखा गया था, यानी तकरीबन 5.5 खरब रुपए का जो टारगेट रखा गया था। पहले इनिशियल लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो IMF से रिक्वेस्ट की थी दिसंबर के अंदर कि इसको रिवाइज किया जाए। बिल आखिर पाकिस्तान की कोशिशों के बाद IMF ने इस टारगेट को रिवाइज किया था और इस रिविजन के बाद पाकिस्तान का टारगेट जो था वो तकरीबन 5.2 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर आ गया था। मजमूई तौर पे ऐसा लग रहा था उस वक्त जब पाकिस्तान ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा था कि इस टारगेट को अचीव करना पाकिस्तान के लिए खासा दुश्वार होगा। वहीं पे दूसरी जानिब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब की सरबराही के अंदर जब सेकंड रिव्यू पाकिस्तान का हो रहा था IMF की जानिब से, तो पाकिस्तान ने IMF के साथ रिक्वेस्ट की थी कि इस टारगेट को मज़ीद कम किया जाए। वहीं दूसरी जानिब IMF काफ़ी हद तक के रिलेक्टेंट था, पाकिस्तान को जो है मज़ीद मराहतें देने के हक़ में नहीं था। साथ ही साथ एक वबा ने जब पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर घेरा, यानी कोविड-19 ने जब अपने असरात मरतब करना शुरू किए और इकोनॉमीज़ इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो है बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होने लगी, तो वहीं पे कहीं आखिरकार जो है IMF ने जो है इस टारगेट को पाकिस्तान के लिए रिवाइज़ किया और तकरीबन 3.9 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर उसको लाके सेट किया। अभी 11 माह के अंदर पाकिस्तान ने जो कलेक्शन की है टैक्स कलेक्शन के अंदर, वो तकरीबन 3.5 ट्रिलियन रुपीस की कर ली है। यानी जून के माह के अंदर पाकिस्तान को अगर ये टारगेट को मीट करना है तो तकरीबन 350 अरब रुपए जो है पाकिस्तान को कलेक्ट करने होंगे। बज़ाहिर देखा जा रहा है कि अगर जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी कलेक्शन को जो है वो बहुत मुस्तहकम रखते हुए 3.5 ट्रिलियन रुपीस 11 माह के अंदर कलेक्ट किए हैं, तो ये मुश्किल नहीं लगता कि आने वाले इस माह के अंदर पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 350 अरब रुपए भी कलेक्ट कर सके। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जहाँ पे हमारी तकरीबन तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, चीज़ें जो है वो हमारी इस वक्त काफ़ी हद तक के क्लोज डाउन और शट डाउन हुई हुई हैं। वहीं पे भी टैक्स कलेक्शन का जो है पाकिस्तान जो टारगेट रिवाइज किया गया IMF की जानिब से, वो भी अचीव करता हुआ हमारे को दिख रहा है। यानी पाकिस्तान को जून के माह के अंदर तकरीबन 350 अरब रुपए जो है वो कलेक्ट करने होंगे। मजमूई तौर पे जो पाकिस्तान का सेट टारगेट IMF की तरफ से जो है वो रिवाइज़ किया गया था, उसके अंदर एक कलेक्शन पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिकल बूस्ट है अभी राइट नाउ। वहीं पे दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस हिसाब से अपने इकदाम कर रही है, वहीं पे हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ माह से जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता करके पेट्रोलियम प्राइसेस की जो है पाकिस्तान में कम की थी। वहीं पे करंट अगर हम सिनेरियो देखें तो करंट जो है वो तकरीबन 7 रुपये 6 पैसे कम करके जो है ऑयल प्राइसेस के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है आवाम को जो है मज़ीद रिलीफ दिया है, तकरीबन 7 रुपये 6 पैसे का। ऑयल जो इस वक्त या पेट्रोल आम ज़बान में हम जिसको कहते हैं कि पेट्रोल 81.58 रुपीस पर लीटर के ऊपर चल रहा था, 7 रुपये 6 पैसे कम होने के बाद तकरीबन 74 रुपये 52 पैसे के ऊपर आ गया है। ये इसकी वजह से भी पाकिस्तान में काफ़ी हद तक के हमको रिलीफ होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर हमने देखा था कि ऑयल जो या तेल जो है वो तकरीबन 110 रुपये के करीब हमारे पास चल रहा था, उसके अंदर तकरीबन 30% के करीब हमारे को डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया। यही कुछ मजमूई सूरत हाल अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मईशत के अंदर अगर हम एक एंड पे बात कर रहे थे इन्फ्लेशनरी फिगर की, जो तकरीबन 14.5% के करीब इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया जा रहा था फरवरी के अंदर, उसके अंदर हमें खातिर का कमी होती हुई दिखाई दी है कि और यह इन्फ्लेशनरी फिगर जो है वो हमारे पास तकरीबन 8.5 से 9% के दरमियान आ गई है, यानी सिंगल डिजिट के अंदर हमारे पास इन्फ्लेशनरी फिगर यानी अफरात ज़र में जो है उसकी फिगर रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ जैसे हमने बताया था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर जो शरह सूद चल रही थी वो तकरीबन 13.25% के करीब चल रही थी, उसके अंदर भी तकरीबन 5.5% जो है वो कमी करने के बाद 11.25% से नीचे ला के तकरीबन 8% के ऊपर शरह सूद को रख दिया गया है। क्या ये हम बात कर रहे हैं, क्या ये इक़दाम जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुस्बित इक़दाम रखता है कि या इसकी वजह से जो है वो क्या इदारों को या सनतों को काम करने में बहुत आसानी होगी? इसके ऊपर तो बाद में ही
कहा जाएगा, मगर फ़िलहाल जो है वो गवर्नमेंट की पूरी फुल कोशिश ये है या मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मराहतें दी जाएँ अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक हाई लेवल का रिलीफ दिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस वक्त लग रहा है कि पूरी तौर से जो है वो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, केमिकल सेक्टर्स को, ऑयल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए घर के तमाम सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर कोई रखने की आज़म रखता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भरपूर अंदाज से जो है वो उनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया की सूरत हाल बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई हुई है कोरोना वायरस की वजह से। कोविड-19 ने बहुत बुरी तरीके से पूरी इंटरनेशनल लेवल को, बैन अवी सतह के ऊपर मईशतों को मुतासर किया हुआ है। तो वहीं पर पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो काफ़ी हद तक के जो है वो अपने आप को इस चीज़ के मुतासर होने की वजह से अपने आप को काफ़ी हद तक की कोशिशें कर रही है वफाक और सूबाई हुकूमतें कि इसके जो है वो मनफी असरात से हमारी मुल्क को बचाया जाए। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूबाई लेवल्स के ऊपर भी और वफाक के लेवल्स के ऊपर भी जो है वो काम होता हुआ दिख रहा है। हमारे को ऑयल प्राइसेस के अंदर भी डिक्लाइन होता हुआ दिखा। यह भी मानना है इमरान खान की गवर्नमेंट का कि ख़त्े में सबसे कम तरीन जो प्राइसेस हैं वो ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये इस तरीके से सारी सिचुएशन हमारे को सामने आ रही है कि इस वक्त जितनी भी मराहतें एक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को दी जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर काम करेगा उतनी ही ज़्यादा हमारे को इस इकोनॉमी के अंदर बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एक वबा की वजह से जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं या उनकी जानें जा रही हैं, उससे ज़्यादा संगीन जो अफेक्ट होता है वो ये होता है कि अगर लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, बेरोज़गार होने की वजह से उनके पास जो है खाने पीने की जो है किल्लत हो जाती है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एक डेडलॉक और पेंडेमिक सिचुएशन हो जाती है कि जब लोग वबा से कम बल्कि इस भूख से ज़्यादा मरने लगते हैं। तो बिल्कुल पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इन सारे इक़दामात के ऊपर काम कर रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस अज़्म के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और बसाते ख़ुद अमेरिका के अंदर एक सिया फाम आदमी को जो कत्ल किया गया उसके ऊपर भी बहुत ही हाई लेवल्स के ऊपर अमेरिका के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर 20 से 25 सिटीज़ के अंदर जो है वो रियासतों के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज करके और इस जो है इंतशार की कैफियत छाई हुई है। वहीं पर जो है रिपोर्टर्स को रिपोर्ट करने के ऊपर भी काफ़ी तनबीह की जा रही है। तो मजमूई तौर पे अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बात करें, जैसे हमने बात अभी एक की कि जब ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने लगती है और इस टाइप के सिचुएशन क्रिएट होने लगती हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा एक वबाई हिज्जियान की कैफियत इख्तियार करती चली जाती है सारी सूरत हाल। तो कुल मजमूई तौर पर जहाँ पर कोविड-19 अपना इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर डालता जा रहा है, लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं और पूरी दुनिया बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई हुई है। इस वक्त काफ़ी स्टेट्स जो हैं, काफ़ी ममालिक जो हैं वो अपने आप को नॉर्मल ज़िंदगी के ऊपर लेके आ गए हैं, मगर काफ़ी हद तक के SOPs को भी मेंटेन किया जा रहा है। तो ये मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है वो इस वक्त कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आने वाले 2-3 माह के अंदर दुनिया का नक्शा किस तरीके से जो है वो अपने आप को मंजर आम के ऊपर लेके आ रहा होगा। साथ ही साथ हम बात करें कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी थी वो भी एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्र का एक पेश खेमा रखती है, जहाँ पे चाइना ने जो है वो 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो है पूरी दुनिया को जो है वो एक मुतासिर किया हुआ है कि चाइना जो है वो इस वक्त पहले एक मुल्क है या पहली रियासत है ऐसी जो इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। तो ये सारी सिचुएशन जिसको हम कह लें कि बायोलॉजिकल वॉर से स्टार्ट हुई या बायोलॉजिकल वॉर है या नेचुरल डिज़ास्टर है, जो कुछ भी है, मगर इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर छोटे से हाई लेवल तक के जो लोग हैं, मतलब ग्रास रूट से लेके जो अगर हम देखें और हाई लेवल्स के लोग को देखें, तकरीबन तमाम लोग इस वक्त हमें मुतासिर होते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं पर हमने देखा कि जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मराहतें दी, इस वक्त ऑयल की क्या सूरत हाल है, जरा हम ऑयल प्राइस इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करते हैं कि WTI क्रूड इस वक्त तकरीबन $0.05 नीचे आने के बाद $35.44 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट जो है $0.28 प्लस होने के बाद $38.12 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो है वो तकरीबन $9.70 नीचे आने के बाद 1742 यानी $1742 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पर इस वक्त अभी तमाम कमोडिटीज़ और मेटल्स ने जो है एनर्जीज़ ने अपने आप को जो है वो इस वक्त
वक्त स्टेबल रखा हुआ है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से सारी सूरत हाल अपने आप को मैनेज करने के सलाहियत रखती हैं। वहीं पर दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि इस वक्त ओपेक प्लस मेंबर जो है वो एग्री हुए थे ऑयल प्रोडक्शन कट के ऊपर, जिसको तकरीबन 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कट के ऊपर रखा गया था, जो कि लगभग 10% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट है। यानी 10% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट को इस वक्त जो कट डाउन करने के बाद ऑयल मार्केट को स्टेबल रखने की कोशिश की गई है, उसी के ऊपर मजीद एक्सटेंशन के ऊपर बात हो रही है सऊदी अरब और रशिया के दरमियान। देखना यह होगा कि किस तरीके से रशिया जो है वो इस वक्त फिलहाल तो इस वक्त सॉफ्ट कॉर्नर रशिया ने लिया हुआ है, कोई बयान रशिया की जानिब से आ नहीं रहा है कि मजीद इसके ऊपर क्या रशिया जो है वो अज़्म रखता है, मगर फिलहाल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस प्रोडक्शन कट को जो है मजीद एक्सटेंशन के ऊपर लेके जाया जाएगा और शायद इसके अंदर मजीद प्रोडक्शन कट को ऐड भी किया जाए। तो 4 जून को जो है उसकी मीटिंग होने जा रही है ओपेक प्लस मेंबरान की। उसमें देखना ये होगा कि ऑयल प्राइस अपने आप को किस लेवल के ऊपर मेंटेन रखता है डिमांड को मिटिगेट करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करें, यानी वबाई अमराज के हवाले से अगर हम बात करते चलते हैं, तो वबाई अमराज का अगर हम सिलसिला देखें तो ये बहुत ही पुराने लेवल्स के ऊपर हमको देखने में मिलता है। जब भी कभी ऐसी कोई वबा पूरी दुनिया के अंदर मुसल्लत होती है तो वो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुतासिर करती है मामूलात ज़िंदगी को। अगर हम सबसे पहले बात करें तो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन 10,000 कबल मसीह के उसमें रिकॉर्ड किया गया पहले, और इजिप्ट और या मिस्र के अंदर इसकी बहुत बड़ी इसने अपने कदम जमा के लोगों की एक हलाकत रिपोर्ट हुई। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो एंटरटाइन प्लेग जो है 165 AD से लेके 180 AD के दरमियान इसने जो है रोम की सिटी के अंदर एक तहलका मचाया, जिसकी वजह से काफ़ी जानों का नुकसान हुआ। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जैपनीज स्मॉल पॉक्स जो कि 735 से 737 AD के दरमियान रिकॉर्ड किया गया, जिसने तकरीबन 1/3 जैपनीज जो है मईशत को या लोगों को जो है मुतासिर करके वहाँ पे हलाकतें रिपोर्ट की गई थी। इसके बाद अगर हम ब्लैक डेथ की बात करते हैं तो ब्लैक डेथ जो कि 1347 से 1351 के दरमियान इसमें नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, एशियन ममालिक इसके अंदर बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुए थे और लगभग तकरीबन 7.5 करोड़ के करीब लोग इसमें अपनी जान की बाजी हार गए थे। तो वबाई अमराज को अगर हम देखें तो वबाई अमराज का अगर हम मवाजना करते हैं तो वबाई अमराज जब स्प्रेड आउट होता है या इस तरीके से वो एक माशरे के अंदर सरायत करता चला जाता है तो बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर जो है वो एक मुतासिर कुन अपनी एक सलाहियत रखता है। अगर हम बात करें हैज़े की तो तकरीबन 1899 से 1923 के दरमियान इंडिया के अंदर ये हैज़े की बीमारी हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन 8 लाख लोग के करीब मुतासिर जाँ भाग हुए थे। उसी के साथ स्पेनिश फ्लू 1918 के अंदर जो 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू जो है वो 15 महीने तक के इसने अपनी जड़ों को मजबूत रखा था और वहाँ पर भी काफ़ी हलाकतें रिपोर्ट की गई थी। अगर हम इन सारी चीज़ों का मवाजना करते हैं, इसके बाद हमारे पास सीरीज़ में आते हैं कि स्वाइन फ्लू आता है, इबोला वायरस आता है, कॉन्गो वायरस इसी तरीके से आते हैं। फिर जो अभी लास्ट हमारे डेकेड से 2 डेकेड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इसके अंदर हमको देखने में आया कोरोना वायरस की सीरीज़। यानी ये कोरोना वायरस जो सबसे पहले जो एक मंजर आम पे तबाही मचाई आके उसने तकरीबन 2003-4 के दरमियान चाइना से इसने वुहान सिटी से इसने अपना सर उभारा और उस कोरोना वायरस को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था कि SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी कोरोना वायरस की जो ये फर्स्ट फॉर्म बहुत हाई लेवल्स के ऊपर आई थी पूरी दुनिया। इससे पहले भी कोरोना वायरस ने अपना इम्पैक्ट डाला था जब तकरीबन 1960s के दरमियान इसको जब रिसर्च के जरिए मालूम किया गया था, मगर एक बड़े लेवल्स के ऊपर जब हमारे को उसको देखने को आया था तो तकरीबन 2003-4 के दरमियान इसने जो है वुहान सिटी से एक ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन अख्तियार की थी और उसने तकरीबन जो है SARS के नाम से इसने पूरी दुनिया को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया था, बट वहाँ पर कंट्रोल हो गया था। तकरीबन 16 मंथ्स to 18 मंथ्स के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो ग्रेजुअली इसने अपनी जड़ों को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। उसके बाद MERS के नाम से इस वायरस ने जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपना सर उभारा था। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी कोरोना वायरस की एक किस्म थी जिसने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जो है 2012 से 14 के दरमियान ये अब अरब ममालिक के अंदर इसकी वजह से काफ़ी हलाकतें रिपोर्ट की गई थी। उसके ऊपर भी कोई ऐसा हमारे को डेवलपमेंट नहीं मिली थी ट्रीटमेंट के वाइज, मगर वो भी उसने एक अपना पीरियड मुकम्मल करने के बाद माशरे से या इकोनॉमी से वो अपने आप को वाइप आउट किया था। करंटली सिचुएशन के अंदर इस वक्त हमारे पास कोरोना वायरस की जो थर्ड जो इस वक्त हमारे पास एग्जाम आई है वो नोवेल कोरोना वायरस की आई है। नोवेल कोरोना वायरस भी हम जैसे सब जानते हैं कि तकरीबन वुहान सिटी से इसने अपना सर उभारा था। बहुत से मुहक्किकीन का मानना ये है या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का मानना ये है कि ये चिमगादड़ और सांप के ज़रिए स्प्रेड आउट हुआ है, मगर वहीं पर दूसरी जानिब एक नई रिसर्च आई है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पेंगोलिन यानी एंट ईटर एक जानवर है जो कि चींटियाँ खाता है,
उसके अंदर इस वायरस की नशोनुमा बहुत आसानी से होती है। तो ये सारी जो अभी रिसर्चेज आ रही है नोवेल कोरोना वायरस की वजह से, और ये इस वक्त मौजूदा पेंडेमिक, इस वक्त मौजूदा मारामारी की सिचुएशन चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, चूँकि अभी इसके ऊपर कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं आई है, तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये क्या सांप के ज़रिए हुआ है, कि चमगादड़ के ज़रिए हुआ है, या पेंगोलिन जो अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है उसके ज़रिए स्प्रेड आउट हो रहा है। बहरहाल इसके ऊपर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, मगर चूँकि ये भी एक वायरस की किस्म है और ये बहुत तेज़ी से जो है वो इंसानी इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद इसका जो प्राइम फोकस जो अभी तक रिपोर्ट किया गया है मुख्तलिफ रिसर्चेस के अंदर, या जो सिम्टोमेटिकली जो चीज़ें हमारे को सबसे ज़्यादा ऑर्गन फेलियर्स के अंदर दिखाई दे रहा है, वो ये लंग्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। अगर हम इसकी पहली किस्म के ऊपर वापस जाते हैं, SARS के नाम के तहत जो था, तो वो भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के तौर पे उसने लंग्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। तो ये पूरी सिचुएशन जो है इस वक्त वबाई अमराज के ऊपर हम थोड़ा सा एक और अपना एक छोटा सा एनालिसिस बताते चलें कि वबाई अमराज हमेशा फैलने वाले अमराज जो होते हैं उनके हम वबाई अमराज कहते हैं। फिर जब ये वबाई अमराज पूरी एक खित्ते से दूसरे खित्ते में जाने लगते हैं तो उसको महामारी या पेंडेमिक की सिचुएशन कहा जाता है। अगर हम इसको थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करते हैं बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के तहत, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर हमारे को जो है वो ऐसे वबाई अमराज इतने ज़्यादा नहीं दिखते जितने वायरस के अंदर हमारे को दिखते हैं। हमने जितने भी इस वक्त डिस्कस किया है जितने भी डिजीज़ का, उसके अंदर ज़्यादातर इम्पैक्ट वायरल डिजीज़ का है। तो मजमूई तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इस सिचुएशन से गुजर रही है। अक्सर लोग ये पूछा जाता है कि ये कब तक अपना पीरियड मुकम्मल करेगी, तो जैसे प्रीवियस हमारे पास डेटा मौजूद है उसके अंदर तकरीबन 15 से 18 माह का पीरियड जो है वो लग जाता है इसको अपने वाइप आउट होने में। तो ये मजमूई तौर पे ये सारी सूरत हाल इस प्रोग्राम के अंदर हमने ऐड इसलिए की कि हमारे नाज़रीन को आगाह कर सकें कि जो महामारी की सिचुएशन या कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है ये किस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को कदम जमाती जा रही है। बेशक WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इस बारे में काफ़ी हद तक के जो है वो सेफ्टी गाइडलाइन दी है, उसके ऊपर हमें अमल करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल थी जहाँ पे हमने मुल्की सूरत हाल के ऊपर बात की, वहीं पे दूसरी जानिब हमने बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के ऊपर बात की, और साथ ही साथ ये महामारी वाली सिचुएशंस जो क्रिएट हुई हैं, जितनी भी वबाई अमराज इस वक्त दुनिया के अंदर क्रिएट हुए हैं, उनका भी हमने ब्रीफ आउटलुक आपको दिया। तो इसके ऊपर मज़ीद रिसर्चेस जारी हैं। हम अगले प्रोग्राम्स के अंदर आपको इस बात से भी आगाह करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है इन रिसर्चेस के अंदर, किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात किया जा रहा है। क्योंकि अभी राइट नाउ अगर हम बात करें किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, या किसी भी इकोनॉमिक मॉडल की बात करें, या किसी भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो है वो इसी तरफ पेश नज़र आता है कि कोरोना वायरस के ऊपर पहले बात करें और कोरोना वायरस के सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, या किस तरीके से उसको मिटिगेट करने के ऊपर SOPs पे बात करें, तभी जाके ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो हमारे इम्पैक्ट डालेंगे। तो यानी इस वक्त राइट नाउ अगर हम सिचुएशन देखें तो जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हो गई हैं कोरोना वायरस के लिए, यानी पहले कोरोना वायरस के ऊपर बात करें। तो ये सारी सूरत हाल हम अगले प्रोग्राम्स के अंदर भी आपके साथ मौशी सूरत हाल के ऊपर बात करते रहेंगे, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के ऊपर बात करते रहेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर भी हम रिसर्च अपनी गैदर कर रहे हैं कि आपको आगाह करें कि इस सिचुएशन के अंदर इस वक्त तक राइट नाउ कितनी रिसर्चेस हुई हैं और क्या इम्पैक्ट इस वक्त उनका हो रहा है, किस फेजेस के अंदर ट्रायल्स चल रहे हैं, और कब तक इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कोई खुशखबरी सुनाई दी जा सकती है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद बाद आबाद रखे, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। जब तक कि अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।